गुड मॉर्निंग। तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे 2020 का सेट। अब 2020 के सेट हम लोग खंड पांचवा आज सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी हो सकेगा पांचवें के बाद भी सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आप लोगों से यही कहना है कि पहला नंबर आप लोग कमेंट के माध्यम से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। कमेंट में मुझे बता सकते हो, सर यहाँ पे दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी समस्या हो आपको बता सकते हो। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पहला कि सभी खंड कीजिए, और जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। वज्र गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसका हल भी ज्ञात करना है। देखो आप लोग जानते हो विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जैसा कि बोल दिया है कि हमें वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है, तो हम लोग वज्र गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे कि कह रहा है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चा, 7। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि नहीं। हम लोग क्या कर लिए, पक्षांतर कर लिए। इसके बाद अगला है 6x प्लस 5y 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 है। 6x इक्वल टू 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बेटा कहीं भी दिक्कत हो, आपको कहीं भी डाउट हो, आप मुझसे बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बट आप लोग तो थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए। अब जैसा कि हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखो क्या कह रहा है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। आपको पता है जो समीकरण है ये एक अद्वितीय हल की स्थिति में, तो सबसे पहले देखना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं। अब अद्वितीय हल कैसे पता चलेगा, देख लेते हैं। तो देखो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना। देखो बहुत सारे टीचर ये लिखते नहीं, बच्चा लिखना पड़ता है, लिखोगे पूरा नंबर पाओगे, डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, तुलना करने पर तो समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे भैया करना है, हम लोग रैखिक समीकरण ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इससे तुलना करवा लेते। देखो कितना आसान है, सिर्फ आप मेरे साथ रहो, मैथ आपका धुआं हो जाएगा, इतना समझ लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो देखो इतना हो गया। अब बाबू यहां से देख लो, a1 इज इक्वल टू दिया है 2, b1 इज इक्वल टू कितना दिया है 3, भाई उसी की जगह पे तो लिखा हुआ है। और c1 इज इक्वल टू माइनस के साथ, हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं। a2 इज इक्वल टू दिया है 6, b2 इक्वल टू दिया है 5 और c2 इज इक्वल टू दिया है माइनस 11। ओके बाबू लोग, हमें लगता है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहां से देख लो बाबू मेरे। अब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान v2, मतलब a1 अपान a2 निकाल लो। तो a1 कितना है 2 बटा b1 की a2 कितना है 6, मतलब 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। b1 अपान v2 इक्वल टू 3/5। अब यहां से आपको एक चीज दिख रहा होगा मेरे बाबू, यहां से हमें पता चल गया कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान v2। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान v2 हो जाता है, इस स्थिति में ये क्या होता है बाबू मेरे, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो अद्वितीय, अतः यह एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है बाबू मेरे। देखो इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, इसका मान भी ज्ञात करना, और भी किस विधि से, वज्र गुणन खंड विधि से हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देख लो
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम वज्र गुणनखंड विधि से इसका मान, तो भैया देखो यहाँ से लिख दे रहा हूं, ठीक है, वज्र गुणन खंड विधि से, वज्र गुणन खंड विधि से। तो देखो आप ये ऐसे लिख लेना, एक्स वाई और यहाँ पे जो भी आपका क्या है अचर पद, जो भी आपका क्या है अचर पद, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, अचर पद की जगह एक लिख देते हैं, जो भी मन में आए। एक हो गया, ये अचर पद आपका है, ये वाला सी वाला पार्ट। तो देखो यहाँ एक्स वाई और ये अचर पद। अब देखो यहां से क्या है, पहले क्या लिख लो आप, b1। तो b1 देखो बाबू जो होता है ना, b1 अपान v2, ऐसे देख लेना एक बार, b1 अपान v2, फिर c1 अपान c2, फिर a1 अपान a2, फिर b1 अपान v2। ये ऐसे क्रॉस करवा देते हैं, इसका क्या करवा देते हैं बाबू मेरे, क्रॉस करवा देते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे आपका b1, तो b1 कितना है बाबू, 3/5, यहां बटे नहीं 3 और 5 लिख दिए। फिर आता है c1 और c2, मतलब -7 -11, ठीक है, यहां पे ऐसे लिख देना, -7 -11। फिर इसके बाद क्या है, a1 a2, मतलब 2 है और 6 है। फिर कितना है, b1 b2, मतलब कितना है, 3 और 5 है। ऐसे देखो कर लिया जाता है इसको, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, 11 तिहाई 33, x बटा, ध्यान देना बाबू, देखो ध्यान नहीं भटकना चाहिए बस। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x बटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखो यहां लिख दे रहा हूं, x बटा आपका हो जाएगा 11 तिहाई 33, वो भी माइनस में, और 7 × 5 = 35। देखो एक माइनस फार्मूले में लगता है और एक माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 7 बटे, मतलब हो जाएगा आपका ये कितना बाबू, पूरा पूरा ऐसे ही एक्स लिखना, और बटे में 11 तिहाई 33 - 33 और 7 × 5 = 35 प्लस 35 बराबर, फिर y लिखना, y बटे 6 × 7 = 42 - 42 और 11 दूनी 22 प्लस 22 बराबर 1 बटे 5 दूनी 10 - 18, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x बटे 35 में से 33 गए, हो जाएगा आपका 2, ठीक। y 42 में से 22 गए, y तो बटे -20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी हाँ 18 में से ये हो जाए 8। अब देखो इसकी तुलना आप एक बार इससे करवा दो बाबू मेरे। तो देखो ये देख सब बराबर ही, x/2 इज इक्वल टू 1/-8, तो 2 चौक 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/4, -1/4। ये किसकी वैल्यू आ गई बाबू मेरे, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी तुलना, y इज इक्वल टू -20 और इक्वल टू 1/-8। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो अब यहाँ पे हो जाएगा y, 5 इधर आएगा तो 5 × 5 हो जाएगा और बटे 2, 5 × 5 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब यहां से आपकी जो वैल्यू आ गई टोटल x तथा y की, x बराबर कितना आ गया, -1/4 और y बराबर जो आ गया आपका -5/2। ये आपके क्या आ गए, दोनों के मूल आ गए, ठीक बाबू। सबसे पहले आपको ये निकाल लेना और बता देना है कि क्या है, वज्र गुणनखंड विधि से करना है, और इसका एक अद्वितीय हल है क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या करना बाबू मेरे, इस रूल से, देखो कितना आसान तरीका है। आप इससे मतलब इसका इसमें गुणा करना, फिर माइनस लगाना, लेकिन अब भाई यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने ये लिख दिया। तो इस तरीके से आप करना, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये तीनों में बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये सभी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा। तो हम इसकी तुलना अचर पद से करा लोगे तो आसान रहेगा। इसकी तुलना इससे हमने करवा दिया तो 1/4 आ गया, वो भी माइनस में। इसकी तुलना इससे करवाया तो 5/2 आ गया। तो x और y की वैल्यू यहाँ से निकल गए। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो।
बच्चा लोग देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में क्या करना है, हमको आंतरिक रूप से विभाजित करना है और इसके बाद इसके रचना के पद भी लिखना। आपको घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब तक हम आपके साथ हैं। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप बोलो 10 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींच लो ए बी। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, एक रेखाखंड ए बी खींच लिया, कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं है। फिर इसके बाद चाहे ए से बाबू चाहे बी से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लो। हमने एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लिया पटरी की सहायता से, तो ये हमने खींच लिया ए एक्स। जो ए एक्स है क्या, एक न्यून कोण बनाते हुए क्या है, रेखा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है कि इसको हमें 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बेटा देखो 3:2 है, तो 3 और 2 का क्या लिख लो आप, 3 और 2 का अनुपात जो भी है, घबराने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 2 5 हो गया। आपको इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर लो। अब बोलोगे 5 बराबर भागों में कैसे डिवाइड करें, आपके पास प्रकार होगा, आप प्रकार लो लो, प्रकार की सहायता से आप इसको देखो अपने हिसाब से अपने अंदाज से इसमें एक टिक मारे, कोई दूरी लेकर के उसी, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे टिक मारे, फिर आप यहाँ से ऐसे टिक मारो, फिर आप यहाँ से रखो ऐसे टिक मारो, फिर आप यहाँ से रखो आगे टिक मारो, फिर आप यहाँ से रखो आगे टिक मारो। इसे A1 दे दो, इसे A2 दे दो, इसे A3, इसे A4, इसे A5, हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब देखो आपको 3:2 के बाद अनुपात में विभाजित करना, तो देखो 1 2 3 आ गया ना। तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, जो A5 होगा ना उसको B से मिला लेना। A5 को हमने किससे मिला लिया, B से मिला लिया। अब क्या करना है, आपको A3 पे जाना है। क्या करना है, A3 पे जाना है, क्योंकि 1 2 3 और 1 2, इधर 2 बचा उधर 3, 3:2 क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे हम जब 3 पे आएंगे तो हमें करना यह है कि जो हमारा B और A5 है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। अब कैसे खींचोगे, आप प्रकार में कोई दूरी कोई चाप ले लो। चाप लेने के बाद आप ऐसे प्रकार की नोक रखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या रखा है, देखो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ से देखो, यहाँ से आप ये देखो अंगूठा है ना, यहाँ से हमने रखा ये सब लोग प्रकार की नोक है और ये पेंसिल की नोक। आप ऐसे एक कट मारो, ऐसे एक कट मारोगे, ऐसे आपने मार दिया होगा कट। फिर आप उसी दूरी से आप यहाँ पे चले जाओगे। कहाँ पे, देखो यहाँ पे A3 पे, और उसी दूरी से ऐसे भी एक कट मारोगे बाबू मेरे, कट मार दिए ना। मारने के पश्चात क्या होगा, आप ये चाप की ऐसे लंबाई ले लेना। चाप की ऐसे देखो, चाप की ऐसे क्या कर लेना, लंबाई ले लेना। लेने के पश्चात यहाँ से रख के इसको ऐसे कट कर देना, ऐसे कट कर लेना। और इस चाप को मिलाते हुए क्या करना, आपको आगे बढ़ा देना ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको आगे बढ़ा देना है। अब हो गया ना। देखो थोड़ा सा, जैसे मेरे पास तो भैया मैं प्रकार से तो कर नहीं रहा हूँ, हाथ ही से कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा। अब देखो ये आप मान लेना, सी मान लेना। तो ये जो AC है वो 3 है और ये कितना है, 2 है। मतलब ये 3:2 के अनुपात में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब देखो रचना के पद हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान देना बाबू मेरे। ये आपका तैयार हो गया। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, देखो अगर लिखना होगा लिख लेना, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। हम कहेंगे सर्वप्रथम, ऐसे देखो रचना डालना, उसके बाद चरण फर्स्ट लेना। जैसे ऐसे ना, आप इसको लेना चरण फर्स्ट, ठीक, फिर चरण सेकंड, ऐसे चरण डालते हेडिंग लिखना। पहले चरण में लिखना कि सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, हम कहेंगे देखो अगले चरण में कि रेखाखंड AB के बिंदु A से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींचा। ठीक, आप वैसे पटरी से 90 ना हो, बाकी चाहे जैसा हो बन जाएगा। इसके बाद क्या कहेंगे, अगला चरण, फिर कहेंगे AX को फिर ऐसे लिखना 3 + 2 = 5
भागों में विभाजित किया। ठीक, भागों में क्या किया, विभाजित किया। ठीक, उसी में लिखना कि जो A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक बाबू मेरे, तो ये इस तरीके से ले लेना। फिर कहोगे आप लास्ट में क्या, A5, फिर लिखोगे अगले चरण में A5 को बिंदु B से मिलाया। ठीक, फिर देखो हम कहेंगे A3 से रेखाखंड A5B के समांतर एक रेखा खींचा जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। अतः नीचे लिखना, अतः AC अनुपाते BC इज इक्वल टू 3:2 है। कितना है बाबू मेरे, 3:2 है। ठीक है, तो बस इतना आपका ये क्या था, रचना था। आप कर लोगे मैं उम्मीद करता हूं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आते हैं, हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि अगला सवाल है ये आपका, इसका तीसरा सवाल है। तो इसको कई तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, उससे भी लगा सकते हो। अब एक तरीका ये है, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है, आप इसको लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, -1 अपान साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, बराबर -1। और ये हमको क्या है, LHS है, इसी को लगाना है, LHS है, और वो मुझे लाना है। अब देखो हो गया ना। अब एलसीएम देखो, यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। देखो हल करोगे जब इसको आप, तो क्या हो जाएगा, आप माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप सर्व संख्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप जानते हो। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक, जब एक इसे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये कितना आपका आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ से आपका LHS इक्वल टू कितना हो गया, RHS हो गया। ठीक, बाकी और भी तरीके लगाने के, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे लगाना। आप 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को बदल सकते थे कोसेक स्क्वायर थीटा में, और इसके बाद क्या होगा, आप माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता ही है, और वो माइनस जो कॉमन ले रहोगे उसके साथ लग जाएगा। तो वैसे आप ये भी समझ लेना अच्छे तरीके से। फिर इसी में अगला कह रहा है कि इसका अगला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कह रहा मेरे बच्चा लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा लोग इतना दिया गया है, इसके बाद बोला है कि इक्वल टू 1 है। देखो कभी कभी हो ना समान चीज, जैसे वहां पे साइन है यहाँ भी साइन है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि जो समान दिखे, समान तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखो कितना आराम से करते हो। देखो इसको क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस इसे लिख सकते हो साइन थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप पढ़े होंगे वो एक कोष्टक में L प्लस बी, देखो आप एक क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी, अगर ऐसा होता है तो इसको लिखा जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी कंडीशन में हम इसको क्या कर दे, इतना लिख दिए। अब आपको पता ही है इधर जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा गुड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आप लिख देना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
तो यहां से भी आपको मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं इसके अगले सवाल पे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा लोग। तो बेटा लोग देखते हैं, जैसा कि ये सवाल है, इसका अगला सवाल था, ये मैंने लिख दिया जो कि दिया गया था। ठीक है, 8 2 10, 12 10 22, 22 20 हो जाएगा 42, 8 50, हमने योग कर लिया। आपको सबसे पहले फिर क्या निकालना होगा, अब जो सॉल्व करना, मध्य बिंदु निकालना होता है किसका, जो ये आपका वर्ग अंतराल होता है। तो देखो 120 और 130 अगर आप जोड़ते हो तो 150 आ जाएगा, सॉरी 120 और 130 जैसे आप जोड़ते हो तुरंत 250 आ जाएगा, और 250 का आधा कितना होता है आपको शायद पता भी होगा। ठीक है, तो कितना होता है, 125 होता है। मतलब देखो एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं, 120 प्लस 130 इज इक्वल टू 250 और बटे 2 होता है। तो यहां से अगर बात करें तो ये आपका, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, तो यहां से आपका हो जाएगा 125, मतलब 125 आ जाएगा। ठीक बच्चा लोग, 125 हो जाएगा। इसके बाद 125 में दोनों का अंतर कितना, 10 का जोड़ते जाओ, 135, 145, 155 और 165, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग इसका fx गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा 250। 8 का गुणा करोगे, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24 और 24 4 28, हासिल बचा था ना, 8 1 कम 8 2 10, 1080। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 6 54 और 12 1 कम 12 5 1740 हो गया। फिर 2 पंचे, देखो आप गुणा कर लो 155 का, तो 155 दूना कितना होता है, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 11 और 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, तो 2 पंचे 10 के 0 और 2 पंचे 10 11, 2 1 कम 2 1 3, 31 और 1 0, ये डबल 0 हो गया ना बाबू। अब देखो यहाँ पे 8 पंचे 40 के 0, 8 छक 48 और 48 4 52 और 8 1 कम 8 5 13, जोड़ लेते हैं 0 0 0, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, फिर 2 7 2 9, 1 10, 10 3 13, 13 1 14 और 1 3 2 5, 5 1 6 और 1 7 और 1 8। फिर से देख लेते हैं, 1 3 1 4, 4 5 और 5 1 6 और 6 हासिल, एक ही बचा है बाबू, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये आपका क्या आ गया, सिग्मा FI XI ये है। ठीक, अब आपको पता है बाबू मेरे, माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपान सिग्मा EFI होता है। तो ये कितना हो गया, 7490 बटे 50, कैंसिल हो गया 0 से 0, ये हो जाएगा 5 1 कम 5, 2 बचा 24, 5 चौक 20, 4 बचा 49, 5 9 45, 1 बचा, सॉरी 5 9 45, 4 बचा, फिर 40 5 8 40, तो 149.8 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा मेरे बच्चा लोग। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हुआ समाप्त। तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप बता दिया करो मुझसे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा लोग आइए हम लोग देखते हैं इसका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला 6वां का पहला क्या कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दोनों दिया है ना, दोनों तय करने में, जाने और आने में 5 घंटे लगते हैं। तो देखो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर और नाव की चाल बराबर दिया है 8 किलोमीटर पर हावर। आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो भैया देखो हम लोग फर्स्ट केस में क्या कर लेते हैं, जैसा कि दिया गया है 22, देखो अभी आपको बता दूं समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है बेटा, चाल होता है। तो ध्यान देना, तो यहां से हो जाएगा दूरी कितना है आप बताओ, समय मान लेते हैं, आपको t1 दे देते हैं ना, मान लेते हैं, मान लो t1 आपका समय है, t1 इज इक्वल टू दूरी कितना है 22 है बटे चाल कितना है। तो दोनों अगर धारा की दिशा में, तो अगर फर्स्ट केस में हम ऐसे भी देख दें, पहले धारा की दिशा में, ठीक बाबू, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की आपको दिशा में। तो देखो धारा की दिशा में हम लोग t1 बराबर दूरी समय, और दूरी कितना है 22, और चाल कितना है, देखो जब धारा की दिशा में होगा ना तो दोनों चालों का क्या होता है, योग हो जाता है। क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले नाव की चाल लिखते हैं फिर धारा की चाल, तो यक्स समीकरण 1। अब देखो धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो देखो धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी, t2 इज इक्वल टू 15, क्योंकि दूरी 15 है, 8 माइनस एक्स हो जाएगा समीकरण 2। अच्छा देखो t1 प्लस t2 इक्वल टू 5 दिया है, आप इन दोनों को हम कहते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा 22 बटे 8 प्लस एक्स और प्लस 15 बटे 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। अब 5 बोलो कहां से आए, t1 और t2 दोनों समैया कितना दिया है, 5 दिया, जोड़ने पे 5 है आएगा ना। तो देखो इधर गुणा कर दो, 22 अट्ठे 176 हो जाएगा, माइनस 22 एक्स प्लस इधर 15 अट्ठे 120 माइनस प्लस हो जाएगा 15 एक्स बटे गुणा करोगे इनका तो हो जाएगा 64, 8 अट्ठाई 64 और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5 है। अब देखो यहां से 176, 22 एक्स से 15 एक्स गए माइनस 7 एक्स, और ये हो जाएगा आपका, हो गया बराबर, ये उधर जाएंगे 64 पंचे 320 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आओ। अब हम यहां सॉल्व कर देते हैं, आपको सबको इधर ले आओगे तो ये 5 एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स सही है। देखो 300 और सॉरी अभी भी पूरा नहीं लिखे थे, अभी देखो 120 भी है ना बाबू, 120 भी है, 120 भी है, उधर 320 और माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब सबको इधर लाओगे तो हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स। अब देखो 176 और 120 कितना हो जाएगा भैया, 176, ऐसे देखो जोड़ लो, 176 120 6 7 2 9 और 1 1 2 296, और 320 से घटा दो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 320, और 296 जैसे घटाओगे आएगा 24, वो भी किस में, माइनस में, इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। आप तोड़ो, 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 24, और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा बराबर 0, क्योंकि 15 में से 8 गए तभी 7 होगा। अब यहाँ से 5x को आप कॉमन ले लो तो x माइनस 3 प्लस 8 को कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो ये कोष्टक में x माइनस 3, दूसरे में 5x प्लस 8 बराबर 0। तो देखो यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और यदि 5x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 उधर जाएगा माइनस और 5 उधर रहेगा बटे में। अब बेटा अब बताओ कि चाल होती है क्या कभी निगेटिव होती है, नहीं होती है। अर्थात धारा की जो चाल होगी, हमने किसको माना, धारा की चाल को क्या माना, x माना है। अर्थात जो होगा आपका धारा की चाल जो होगा वो कितना हो जाएगा, x किलोमीटर, मतलब हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, अतः धारा की चाल बराबर
चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ओके बच्चों लोग, इसके आगे का सवाल इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही पार्ट में एक ही साथ इस सेट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर चैनल पे नए हो, बार बार मैं कह रहा हूं, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल इनोवेट क्लासेस में जुड़ने के लिए। ठीक है, बस अब मिलेंगे अगले में। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का।